अपने YouTube चैनल अतुल्स डायरी में अपनी काहिरा की यात्रा का अगला भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा पिछले एपिसोड्स में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि कैसे सिंदबाद की यात्रा की तरह एक एक्सपोर्ट का व्यापारी बनने के लिए फिरोजाबाद से विचार उठता है। फिरोजाबाद से अनजानी अनदेखी जगहों के लिए निकल पड़ते हैं, अनजाने रास्तों पर। दुबई, बहरीन, दोहा, इन सब जगहों पर, दुबई में शरद चतुर्वेदी जी भाई साहब, कपूर साहब, दोहा में इस्माइल शेख साहब, बहरीन में रतन कपूर भाई साहब, अर्चना भाभी और अंकल आंटी, इन सब से मुलाकात होती है। अबू धाबी के मतार साहब और याहिया साहब से मुलाकात होती है। इन सब जगहों से होते हुए बहरीन के जुबारी साहब भी याद आते हैं। इन सब जगहों से होते हुए इजिप्ट आ जाता हूं। इजिप्ट काहिरा में आके पहले दिन खान अल खलीली मार्केट जाते हैं और रात को काहिरा की सुनसान गलियों में व्यापार की तलाश में मेहदी साहब के साथ कई दुकानों पर भटकता हूं। बात नहीं बनती है। ये दूसरा दिन है इजिप्ट में। पिछले एपिसोड में मैं चर्चा कर चुका हूं कि नील नदी के तट पर पेपिरस इंस्टीट्यूट में, उसके बाद इजिप्ट के फेमस म्यूजियम में मैं हो आया था। अब मेहदी साहब और उस बकरी के रिश्तेदार लगते हुए दुबले पतले दाढ़ी वाले ड्राइवर के साथ मेहदी साहब की लाई हुई शानदार गाड़ी में धक्के भी लगा चुका था। उसको खटारा कहूं या जो भी कहूं, लेकिन उसमें बैठ के अब चले जा रहे थे हम लोग पिरामिड्स को देखने। एक स्थान की चर्चा और करना चाहूंगा कि जब मैं म्यूजियम जा रहा था तो एक तरफ काफी आबादी का, सड़क से थोड़ा दूर, थोड़ा नीचे सड़क के लेवल से हिस्सा दिखा। मेहदी साहब ने मुझे बताया कि ये सिटी ऑफ द डेड है, नेक्रोपोलिस भी उसे कहा जाता है। इजिप्ट में जब इस्लाम का आगमन हुआ है और 8वीं शताब्दी में कहें, जब वहां पर नए राजाओं का सत्ता शुरू हुई, शासन शुरू हुआ, तो उन लोगों ने अपने लिए अलग अलग कब्रिस्तान बनवाए। उन कब्रिस्तानों में वो अपने हिसाब से बढ़िया चार दीवारी लगा के कब्र बनाते थे। लेकिन एक ऐसी संस्कृति वहां डेवलप हुई कि उन कब्रिस्तानों में कब्र खोदने वाले, कब्रिस्तानों की देखरेख करने वाले ये जो लोग थे, ये वहीं कब्रिस्तानों में कब्रों के बीच में रहते थे। होते होते ये एक पूरी बस्ती या यूं कहें पूरा शहर बन गया। अब वो काहिरा का सबसे बड़े और सबसे गंदे स्लमों में से एक था। मिस्टर मेहदी ने बताया कि उसमें ड्रग्स का भी कहा जाता है लोग करते थे, चोर उचक्के भी रहते थे, जेब कतरे भी रहते थे, यानी तमाम तरीके की जो चीजें हैं जिनसे हम लोग कहते हैं गैर कानूनी काम, उनको करने वाले भी उस सिटी ऑफ डेड में काफी पाए जाते थे। आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कब्रें हैं, कब्रों के बीच में ही लोग सदियों से, पुश्तों से रह रहे हैं, वहां से निकले ही नहीं है, वहां उनका बिजली का कनेक्शन भी है, सारी चीजें हैं, ड्रग्स भी वहां हो रहे हैं, चोर उचक्कों का वहां पे भरमार है। ऐसी जगह और काफी फैली हुई, काफी बड़े इलाके में, ये कहा जाता है कि उसमें हर किसी का जाना भी संभव नहीं है। मिस्टर मेहदी ने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा कि सिटी ऑफ डेड घूमने चलने चाहेंगे? मैंने उनसे कहा, यहां तो मैं मरने के बाद भी नहीं जाना चाहूंगा, तो जिंदा रहते क्यों जाऊंगा। बहरहाल इन्हीं हंसी मजाक की बातें करते हुए और उस शानदार गाड़ी में बैठे हुए, हिचकोले लेते हुए हम लोग पहुंच गए
जहां पर गाड़ी खड़ी हुई वहां से राइट हैंड पे एक पहाड़ी के ऊपर 3 पिरामिड दिख रहे थे। मैगदी साहब ने कहा कि आप पिरामिड दिखाइए, मैं यहीं पर जो शॉप्स हैं हैंडीक्राफ्ट्स की वहीं बैठा हुआ हूं। मैं गाड़ी से उतर के खड़ा हुआ तो मैंने क्या देखा कि ऊंटों पे लोग जा रहे हैं और घोड़े या खच्चर कहिए उन पे जा रहे हैं। मुझे ताज्जुब तो हुआ कि इतनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जगह है और यहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल मैंने कहा शायद उस पीरियड की फील देने के लिए इस स्थान में ऐसी व्यवस्था की गई होगी। एक ऊंट वाले से मैंने बात की। बात तो क्या होनी थी, उसकी भाषा मुझे नहीं आती थी, मेरी भाषा उसको नहीं आती थी, लेकिन पैसा एक ऐसा है जिसकी भाषा सबको आती है। तो हमारे उसके बीच में पैसे तय हो गए। मैं ऊंट पर बैठा। अब मेरे पास एक वीडियो कैमरा था, एक स्टिल कैमरा था और एक पानी की बोतल थी। ऊंट पे बैठने का कोई ऐसा अनुभव भी नहीं रहा, एक आध बार ही बैठा होऊंगा। अब जब ऊंट खड़ा होने को हुआ तो पहले वो अगले घुटनों पर आया तो मैं पीछे हो गया। फिर उसने पीछे के पैर हिलाए और पूरा पीछे के पैर पे खड़ा हुआ तो मैं आगे हो गया। तब तक उसने आगे के पैर भी खड़े किए। कहने का मतलब पूरी एक्सरसाइज तो हुई वो हुई, लेकिन साथ ही मेरे मन में जब ऊंट चला तो जो लोग ऊंट पे बैठे हैं वो जानते होंगे कि ऊंट किस किस्म से, एक अलग किस्म की चाल से चलता है। मुझको लगा कि अगर यहां पर एक मन में आशंका आई कि अगर किसी ने मेरा कैमरा खींच लिया तो मैं ऊंट पे बैठा कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने ऊंट वाले को रोका। मैं कहा भाई मैं इस पर सहज नहीं हूं, मैं नहीं चल पाऊंगा। और फिर एक घोड़े वाले को बुलाया। वो कुछ 14-15 साल का बच्चा था। उससे भी फिर वही बातचीत हुई जिसमें ना वो समझा ना मैं समझा, लेकिन पैसे तय हो गए। अब उस घोड़े पर बैठे तो एक्चुअली ये है कि वो घोड़ा ना होके गर्दभ राज का निकट का रिश्तेदार लगता था। और मैं ये सोच रहा था कि एक जमाने में अरबी घोड़े प्रसिद्ध थे और मैं अरब देश में से ही एक में हूं, लेकिन जब से अरबी तेल से आधुनिक घोड़े चलने लगे तो अरबी घोड़ों की कदर कम हो गई और ये लंबे कान वाले गर्दभ राज के रिश्तेदारों ने ये जगह ले ली। बहरहाल उसको घोड़ा कहिए, गधा कहिए या खच्चर कहिए, उस पर मैं बैठा हुआ और चढ़ाई चढ़ रहा था। पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ी, पिरामिड पास आते जा रहे थे और मैं ये देखता जा रहा था, सोचता जा रहा था, पिरामिड्स को निहारता जा रहा था कि ईश्वर के बनाए इस संसार में ये मानव की बनाई कैसी अद्भुत कृति है। जैसे जैसे पिरामिड पास आते थे तो उसको देख के ताज्जुब होता था कि ऐसा कैसे हजारों साल पहले कोई बना सकता था। बहरहाल ऊपर पहुंच के उस घोड़े वाले ने उतार दिया और मुझे इशारा किया कि जब आप यहां आओगे तो मैं आपको देख लूंगा और चला आऊंगा। आपको वैसे भी लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा, मैं तब आ जाऊंगा। मैं पिरामिड्स की तरफ चल दिया तो मैं क्या देखता हूं कि सामने बड़ी अच्छी सड़क है, उस पर गाड़ियां आ रही हैं, सामने से आने का रास्ता है, लोग उस रास्ते से आ रहे हैं। अब ये देखकर तो आप समझे मेरे तन बदन में आग लग गई। मिस्टर मैगदी पर मुझे इतना गुस्सा आया कि जब सीधा रास्ता आने का था तो मुझे नीचे से ऐसे क्यों इन्होंने छोड़ा। ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी को ताजमहल देखने जाना हो और मेन गेट छोड़ के उसको यमुना नदी के किनारे पर छोड़ दिया जाए तट पर, कि आप इधर पीछे से नदी पार करके और बलुई इलाके में से जाइए। मेरा मूड बहुत खराब हो गया। बहरहाल क्या करता मैंने वहां जाके पिरामिड के अंदर जाने का टिकट लिया। काफी महंगा टिकट था और फिर उन्होंने कहा कि कैमरे का टिकट आप लोगे तो इससे भी महंगा है, तो मैंने कैमरे का टिकट नहीं लिया। अब जब मैं पिरामिड के गेट पे पहुंचा तो जब पास जाके देखें तो उसमें थोड़ा पिरामिड में आप
एक साइड से थोड़ा सीढ़ी चढ़ते हैं तब उसमें दरवाजा बना हुआ है जो पास जाके स्पष्ट महसूस होता है। वहां पर चौकीदार खड़ा था, गार्ड। उसने मुझसे जब कहा कि आप पे कैमरे का टिकट नहीं है तो मैं कैमरा नहीं ले जाने दूंगा। मैं उसके पास कैमरा छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इजिप्ट में मुझको कुछ एक मन में भय कह लूं या संदेह कह लूं, मुझे ऐसा बैठ गया था कि चीजें सुरक्षित नहीं है। तो जब उसने मुझसे बहस की तो मैंने कहा मैं कैमरा तो नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा आप बैटरी निकाल जाओ। मैंने कहा ठीक है, ये मुझे भी मंजूर था, तो बैटरी निकाल दी। एक गाइड ने मुझसे कहा तो ये मिस्टर मैगदी के प्रकरण से मन इतना खराब हो गया था कि मैंने गाइड भी नहीं किया। अब उस पिरामिड में मैं अंदर घुसा। कितनी विशाल इमारत है, 13 एकड़ के लगभग में बनी हुई, 16 फुटबॉल फील्डों के बराबर का उसका आसार होगा। जब उसमें अंदर घुसे तो और सैलानी थे, उन्हें गाइड बता रहे थे। गाइड कह रहे थे कि इन पिरामिडों को बनाने में 23 वर्ष लगे। इनके जो पत्थर हैं वो 2 टन से लेके 30 टन वजन तक के हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 500 फीट से कुछ ही कम होगी। ये सब बातें मैं सुन रहा था और मेरी आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। कैसे 2 टन से लेके 30 टन का वजन और 500 फुट की ऊंचाई तक लोग लेके कैसे गए होंगे? कैसी टेक्नोलॉजी रही होगी? उधर गाइड बता रहा था कि ये इतना परफेक्ट बना हुआ है कि इसके 2 पत्थरों के बीच में आप एक ब्लेड तक नहीं डाल सकते हैं। मैं सोच रहा था कि चूना पत्थर और ग्रेनाइट से बनी हुई ये इमारत सही है, अगर परफेक्ट इंजीनियरिंग नहीं होती तो लगभग 4,500 साल से 4,500 साल से ये इमारत ऐसे खड़ी रहती, संभव ही नहीं था। गाइड कह रहा था कि इस पिरामिड का, ये जो 3 गीजा के पिरामिड हैं, जिनको के उस समय के सम्राट या फराहो खूफू ने अपने मकबरे के रूप में बनाया था, इसका एस्ट्रोनॉमी से भी संबंध है। जो ओरियन राशि के 3 तारे हैं वो सीधे इसकी सीध में तीनों पिरामिड की में आते हैं। मैं फिर यही सोच रहा था कि ये एस्ट्रोनॉमी 4,500 साल पहले, इंजीनियरिंग 4,500 साल पहले कैसे किया होगा और कितना पैसा लगा होगा। हाँ, ये जरूर है कि जब उन्होंने कहा कि इस पिरामिडों को बनाने में 23 वर्ष लगे थे, तो मुझको याद आ गया अपना आगरे का ताजमहल। उसको बनाने में भी तो 22-23 साल लगे थे। एक बात और याद आई कि वो भी मकबरा है, ये भी मकबरे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हिंदुस्तान में मकबरे बने हुए हैं उनमें एक किस्म का डेलिकेट सौंदर्य है। एक उनमें पहुंच के वहां का किस्सा सुन के प्रेम का भाव उमड़ता है। वहां का जो आर्किटेक्चर भी है वो एक सॉफ्ट किस्म का आर्किटेक्चर है। ये जो पिरामिड का आर्किटेक्चर है ये रोबस्ट किस्म का आर्किटेक्चर है। ह्यूज मैग्निफिसेंट है पिरामिड, लेकिन उसका विशालकाय इतना है कि उसको देख के आपको एक शक्ति का भी एहसास होता है। पृथ्वी के सीने पे मनुष्य ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये भी भावना रही होगी इजिप्ट के फराओ लोगों की। बहरहाल यही सब बातें सोचता हुआ पिरामिड में जब मैं अंदर चला तो एक पतली सी गैलरी थी जिसपे लकड़ी की सीढ़ी बनी थी तख्तों की, और रेलिंग लगी हुई थी। एक तरफ से लोग आ रहे थे, एक तरफ से जा रहे थे। आने जाने का वही एक रास्ता था। उसमें कुछ अंदर सफोकेशन सा मुझे महसूस हो रहा था, और मैंने देखा कि अकेला मैं ही नहीं और लोग भी हाँफ रहे थे। उसमें अंदर चले तो गाइड बता रहा था कि पिरामिड में अमूमन पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर की तरह 20 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, और पिरामिड के अंदर रखी जाने वाली चीजें अमूमन खराब नहीं होती हैं। तो मुझको
म्यूजियम में तूतनखामन के मकबरे से मिली हुई गुलाब के फूल की पत्तियां याद आई कि वो भी तो हजारों साल से खराब नहीं हुई थी। ये भी मुझे किसी ने बताया कि पिरामिड के अंदर कुछ ऐसा वातावरण रहता है कि जिस पे ध्यान लगाया जा सकता है, एक शांति का एहसास होता है। तो ये मैंने महसूस किया कि पिरामिड के अंदर एक शांति का सा एहसास तो निसंदेह था, इतने लोगों के मौजूद रहने के बावजूद। उस ग्रैंड गैलरी में चढ़ते हुए ऊपर गए तो एक बड़े चैम्बर या कमरे में पहुंचे जिसे किंग्स चैम्बर कहा जा रहा था। उसमें एक बड़ा पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। उस पत्थर के ताबूत के अंदर ही बताया कि पत्थर के ताबूत के अंदर ही असली लकड़ी का ताबूत, और उसके अंदर फिर मम्मी रखी जाती थी, मुखौटा लगाया जाता था, फिर पत्थर के ताबूत को सुंदर ढक्कन से बंद किया जाता था और उसमें फराहो या जो भी कोई थे उनके शव को, मम्मी को रखा जाता था। मैं ये सोचते हुए कि आदमी ने अपनी मौत के बाद के लिए भी इतने इंतजाम किए, इतना जाने कितना पैसा खर्च हुआ होगा इन पिरामिड्स को बनाने में। वहां जो मजदूर रहे होंगे, यदि खाली उनको खाने और रहने का इंतजाम किया होगा तो अभी राजकोष पर न जाने कितना खर्चा आया होगा। फिर मैंने सोचा कि बात के दोनों पहलू हैं। जो ऐसे शासक, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, जो ऐसे शासक होते हैं जिनको ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक होता है, इच्छा होती है और वो ऐसा करवाते हैं, तो अगर आप सोचिए तो एक तरह से वो राजकोषीय धन की अपव्यय करते हैं। मजदूरों को जबरदस्ती हो सकता है कुछ जमाने में शोषण भी होता रहा हो, लेकिन आप दूसरी तरह से सोचिए तो न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता है, न जाने कितने लोगों के परिवार पलते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है रोजगार की कहें तो आज तक गाइडों को और वहां पे वसूले जाने वाले टिकट से न जाने कितने परिवारों को उसकी आय से रोजगार और सहायता मिलती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं कि इतना पैसा शायद अनप्रोडक्टिव काम में खर्च होता है। लेकिन तय कर पाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि पिरामिड जैसी इमारतें बनवाना राजाओं के लिए सही था या गलत था। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा, इतिहास भावनाओं से नहीं लिखा जाता। इतिहास तो घट चुका। वो जो राजा थे, जो फराहो थे, जो हिंदुस्तान में बादशाह थे, उनको जो सही लगा उन्होंने वो कर दिया। अब हम आज कुछ भी बात करें उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल उस पिरामिड को देख के, उसके बारे में सोचते हुए, उस युग के बारे में सोचते हुए मैं पिरामिड से बाहर निकला। जब मैं पिरामिड से बाहर निकला और उस पिरामिड की विशालता को थोड़ी देर खड़ा होकर मैं फिर निहारता रहा। गीजा के ये 3 पिरामिड जो विश्व के सार्वकालिक 7 आश्चर्यों में से तो हैं ही, और वर्तमान में प्राचीन आश्चर्यों में से 7 में से केवल एक ही है जो मौजूद है। ताजमहल अपना विश्व के 7 आश्चर्य में है, किंतु वो मध्यकालीन या आधुनिक आप कह सकते हैं, प्राचीन नहीं है। बहरहाल इन आश्चर्यों में से एक, इस विशाल काय इमारत पिरामिड को देखने के बाद बहुत सी बातें दिमाग में थी, बहुत से प्रश्न थे और बहुत सी जानकारियां भी थी। लेकिन उनके ऊपर मैं किसी दिन तब बात करूंगा जब खाली पिरामिड पे ही एक सीरीज या खाली काहिरा पर ही एक सीरीज बनाऊं। अभी तो थोड़े से मैं समेट के और मैं आगे बढ़ूंगा। तो जब मैं वापस चला तो मैंने वहां जाके देखा कि मेरा वो घोड़े वाला या गर्दभराज वाला नदारत था। काफी देर में उसे खोजता रहा, वो नहीं आया। अब मैं सोचता रहा क्या करूं क्या ना करूं। आखिर में मैंने एक दूसरे घोड़े वाले से नीचे जाने का, स्फिंक्स पे पहले देखेंगे और फिर नीचे पहुंचेंगे, ये तय किया।
उसके घोड़े पे बैठ के जैसे ही मैं 10-20 कदम चला था कि न जाने कहां से ये वाला भी प्रकट हो गया। अब ये दोनों लड़ने लगे, इनकी भाषा में समझ नहीं रहा था, लेकिन हुआ ये कि वो वाला जो पुराना था उसने एक तरफ से मुझे पकड़ा के वो मुझे उतारे, दूसरी तरफ से इसने पकड़ा के मैं ना उतरूं, और वो दोनों मुझे पकड़ के कुश्ती करना चाह रहे थे। तो मैंने डांटा और मैंने कहा कि पहले चलो, दोनों लोग नीचे चलो, तब अपन बात करेंगे। दोनों साथ साथ चलने लगे। नीचे सामने स्फिंक्स दिख रहा था, जो कि कहते हैं कि खूफू के पुत्र खाफरे ने बनाया था। 238 फीट लंबा, 60 फीट ऊंचा और जिस पे सिंह का चेहरा है, सिंह का शरीर है और मानव का चेहरा है। उस स्फिंक्स को मैं दूर से देख रहा था, उस घोड़े पे चलते हुए उसके पास जा रहा था और मैं ये सोच रहा था कि अब पास से इस स्फिंक्स को भी देखूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये घोड़े वालों ने थोड़ा मन खराब कर दिया था। बहरहाल स्फिंक्स के पास पहुंचे। वो भी एक विशाल काय ऐसा चीज है कि जिसको सामने देखें तो देखते रह जाएं। और जब मैं स्फिंक्स को देख रहा था तो मैंने कहा, मानव को हमेशा शक्ति ने आकर्षित किया है। यहां स्फिंक्स में शरीर शेर का है और चेहरा मानव का है, जो कुछ लोग कहते हैं कि वो खाफरे का ही चेहरा है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मुझे नरसिंह भगवान याद आ रहे थे, जहां चेहरा सिंह का और शरीर मानव का। बहरहाल स्फिंक्स को देखा और उसको देख के नीचे हम पहुंचे तो दोनों घोड़े वाले लड़ने लगे। जब दोनों घोड़े वाले लड़ने लगे तो मिस्टर मैकडी निकल के आए और उन्होंने पूरा माजरा समझा। वो दुकानदार जिसमें दुकान में बैठे थे वो भी आए, उन्होंने पूरा माजरा समझा और मुझसे बोले कि आप दोनों को पैसे दीजिए। अब तो मैं बड़ा परेशान। इसके आगे का किस्सा, मैं इन घोड़े वालों से कैसे निपटा, आगे क्या हुआ, इसका आगे का किस्सा आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के एपिसोड में यहीं तक की बात है। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि यहां से घोड़े वालों से कैसे निपटा, मिस्टर मैकडी और मेरा आगे कैसा मिलना जुलना रहा। आगे मैं 7 दिन जो मेरा इजिप्ट में रुकने का प्लान था, मैं 7 दिन रुका या नहीं रुका, ये सब बातें अगले एपिसोड में। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बेल आइकन बगल में है, उसको आप दबाएंगे तो मेरी पोस्ट जब आएगी तो आपको मालूम पड़ जाया करेगा। आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करिएगा। इससे अगला एपिसोड अब मैं परसों प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।